नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिहार महागठबंधन के तीनों दलों के नेताओं ने बंद कमरे में की बैठक में पूर्व सीएम जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी के मुकेश साहनी हुए शामिल। बैठक के बाद प्रवासी मजदूरों की वापसी का उठाया मुद्दा, सरकार पर साधा निशाना। देशभर में लॉकडाउन से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, रोजगार के अभाव में जनजीवन अस्त व्यस्त। तो वहीं कोडरमा के तिलैया डैम समेत पूरे देश भर की नदियों का पानी हुआ साफ, वायु प्रदूषण में सुधार। बेगूसराय के परिहारा क्वारंटीन सेंटर में रहे प्रवासी मजदूर की मौत, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई प्रवासी मजदूर की मौत। मजदूर की मौत से मचा कोहराम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी। बेंगलुरु में रामगढ़ स्पेशल ट्रेन से पहुंचे 1300 प्रवासी मजदूर, सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग के बाद भेजा गया घर। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि बिहार ने दूसरा अपडेट जारी कर दिया, यानी कि आज का दूसरा अपडेट कोरोना को लेकर जारी हो चुका है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना का दूसरा अपडेट जारी। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1495 हो चुकी है। विभिन्न जिलों से 53 नए मरीजों की पहचान हुई है, यानी कि नए 53 मरीज निकलकर सामने आए हैं। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लगातार इन संख्याओं में इजाफा देखा जा रहा है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर दूसरी अपडेट जारी की है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, लगातार कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, दूसरा अपडेट जारी हुआ, 53 नए मरीज निकलकर सामने आए, क्या कुछ पूरी जानकारी है? अनिल, एक बार बता दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो दूसरा अपडेट आज का जारी किया गया है उसमें 53 जो है नए मामले निकलकर सामने आए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में अब बिहार का आंकड़ा जो है वो बढ़कर 1495 तक पहुंच गया है, जिसमें कि ये ज्यादातर मामले जो है बिहार के जहानाबाद जिले से शामिल है, जिसमें कि 30 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं एक बक्सर के, बेगूसराय से 12, अरवल से 3, भागलपुर से 2, औरंगाबाद से 4, औरंगाबाद से 2, नवादा से 4 और बक्सर से 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में अगर आंकड़ा की बात की जाए तो लगातार जिस तरह से इजाफा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरह से कहा जा रहा था कि लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनकी वजह से आंकड़ा बढ़ रहा है, आखिर ये जो 53 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं, इनकी हिस्ट्री क्या कुछ कहती है? देखिए, इस तरह 53 नए मामले आए हैं। दूसरा जो अपडेट जारी किया गया है, इसमें अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इनके चयन को नहीं दर्शाया गया है, न ही कोई जानकारी दी गई है। बावजूद इसके बता दें कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण का तेजी से आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, इसमें अगर प्रवासियों की बात करें तो जितने भी संक्रमण के मामले अब तक आ चुके हैं उसमें ज्यादातर मामले प्रवासी मजदूर जो बिहार चलकर आ रहे हैं उनमें पाया जा रहा है। जी शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बिहार में अप्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर महागठबंधन के तीनों दलों के नेताओं ने बैठक की है, जिसमें हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी के मुकेश साहनी शामिल हुए। इस बैठक में गठबंधन के नेताओं ने सरकार को अप्रवासी मजदूरों को वापस लाने में विफल बताया और सरकार पर स्पष्ट नीति नहीं होने का आरोप भी लगाया है। से अपने सोशल मीडिया से बताना चाहते हैं बिहार को कि प्रवासी मजदूर आके बिहार में कोरोना फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी दोहरी चल रही है, तो उनको लेकर सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप प्रवासी मजदूर को लाना चाह रहे हैं या नहीं तो बुलेटिन डबल जारी करने का मतलब क्या है कि बिहार में पहले से इतना मरीज था, प्रवासी मजदूर आया तो उसका इतना हो गया, तो डबल बुलेटिन सरकार क्यों जारी किया? कि बिहार में जो सरकार जो फेलियर है, जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं लाखों की संख्या में, उनको खाना पीना का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। सरकार तो यानी कि तो आप कर रहे हैं ना, इससे मुद्दा बनाया
ये सारे चीजें लेके तो हम लोग जनता के पास जेबे करेंगे कि नहीं कैसे के आज 2400 रुपया सरकार ने आपदा विभाग ने जारी किया कि 2400 रुपया एक बात व्यक्ति पे खर्च करेंगे, 200 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो गलत कर रहा है उसको हम लोग तो बुरतोड़ जो विरोध तो करबे करेंगे कि सरकार उसको सही से फैसिलिटी दे, खाना पीना दे। और रहा कि हम लोग जब बैठेंगे तो सब चीज होगा। आज कौन भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पे आज उनको सरकार उनका है, उनका जवाबदेही है, तो भी वो काम कर रहे हैं, चुनावी तैयारी कर रहा है। नीतीश जी चुनावी तैयारी कर रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष से लेके और सारे पदाधिकारी से फोन पे बात कर रहे हैं। हम लोग तो अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ही लोग कहिए कि इस खबर पर हमारे साथ पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे याद आती हैं कि सड़क के किनारे लिखे इन सैकड़ों नारों को ना देख, आज तू आसमान के तारों को ना देख। यानी कि लेकिन कहीं ना कहीं अगर राजनीति को देखा जाए, पक्ष और विपक्ष को देखा जाए, तो इस अंधकार से, जिस अंधकार में आज मजदूर चल रहा है, कहीं ना कहीं उसी में अपने वोट बैंक की राजनीति को देखने की कोशिश की जा रही है। ऐसा देखा जा सकता है, कहा जा सकता है। देखिए, वोट बैंक की राजनीति तो जरूर है, लेकिन एक बात तो सही है ना कि अगर समस्या है तो उसको अगर कोई ना कोई तो उठाएगा। जाहिर सी बात है, चाहे राजनीति से अगर किसी का भला हो जाए तो इसमें कौन सी बुरी बात है। यही बात है बिहार के विपक्ष के नेताओं का भी। अगर बिहार के विपक्ष के नेताओं पे आरोप लग रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। वो सही ढंग से राजनीति कर भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि विपक्ष को जो धार होना चाहिए, अगर नीतीश कुमार के क्रियाकलापों में या जो बिहार सरकार जो काम कर रही है उससे असंतुष्ट है और उसमें कोई खामियां निकल रही है, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से ये लोग पेश नहीं कर पा रहे हैं जनता के सामने कि हम आपके शुभचिंतक बन के खड़े हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे महागठबंधन खुद में भी आपको एकजुट नजर नहीं आ रहा होगा। इसलिए नजर नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे आज जो है वीआईपी के जो सुप्रीमो है साहनी जी के यहाँ जो है ये दोनों जो बड़े नेता है महागठबंधन के, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जाकर के एक बैठक करते हैं, एक मीटिंग करते हैं जो गुप्त ही कही जा सकती है, क्योंकि उसके बाद जो मीडिया को जानकारी दी गई है कि वो लोगों के मसले को उठा रहे हैं, वो तो वीआईपी पार्टी के लोगों ने बताया, मुकेश सहनी ने बताया। लेकिन इसी में देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नहीं है कांग्रेस में, आरजेडी में, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे आप कह सकते हैं जीतन राम मांझी की पार्टी हो या वीआईपी में। अगर ये सब कोऑर्डिनेट करके लोगों की भलाई के लिए उसके एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते तो जाहिर सी बात एक अच्छी राजनीति भी होती और इससे लोगों को फायदा भी होता। तो समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि विपक्ष अपनी धार देने के लिए अपने साथ एकजुट है कि नहीं। ये अपनी राजनीति ही करना चाहते हैं सिर्फ, ताकि उनको ये सहानुभूति दर्शा करके कि हम जो है आपकी मुद्दों को उठा रहे हैं, आपकी चीजों को कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, सरकार के पास पहुंचा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राणा जी बिल्कुल। अगर अजय देखा जाए, जिस तरह से पक्ष का यह कहना है कि वो तो लगातार, यानी कि सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो लगातार व्यवस्थाएं कर रहा है मजदूरों को वापस लाने की, लेकिन लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि नहीं, सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। पूरे हिंदुस्तान की कहानी एक जैसी है, चाहे फिर बिहार, झारखंड, कहीं भी आप ले लीजिए। मुझे कुछ एक कवि की पंक्तियां याद आती हैं कि जिस दिन वोट मांगने मेरे गांव आओगे जनाब, उस दिन अपने पैर के छाले दिखाऊंगा, तभी तुमको मैं अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। क्या कहीं ना कहीं बिहार में भी अब चुनाव नजदीक है, ये पंक्तियां सिद्ध हो सकती हैं, साबित हो सकती हैं सच? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी राणा। आपने जो पंक्ति कही वो बिल्कुल आज के जो माहौल में है, कोरोना जैसे महासंकट में निश्चित रूप से जो मजदूर पैदल चल रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। उन्हें भी पता है कि सरकार उन्हें क्या दे रही है और सरकार उनके लिए क्या कर रही है, और उनकी अपने गृह जिले में या गृह राज्य में लौटना कितनी बड़ी मजबूरी है। शायद सरकारें इस बात को समझ रही हैं या पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। समझ रही हैं और समझ करके कुछ कर रही हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि बिहार सरकार स्पष्ट रूप से पहले बोल चुकी है वो अपने उच्चतम क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरी जो कैपेसिटी है लोगों को लाने की, उसके हाईएस्ट लेवल पे। लेकिन इस सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ राजनीति के लिए इन सवालों को उठाया जाए? बिल्कुल नहीं, लोगों की भलाई के लिए उठाया जाए, और इसके लिए महागठबंधन को एकजुटता दिखानी होगी। तभी आने वाले चुनावों में वो जनता के या जो मजदूरों के एक हितैषी पार्टी के रूप में जानी जाएगी, जो कि अभी तक नहीं दिख रहा है। जी राणा जी बिल्कुल, शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अप्रवासी मजदूरों के मामले पर बिहार में राजनीतिक बयानबाजियां अब शुरू हो चुकी हैं। इस पर जाप के संयोजक पप्पू यादव ने कहा है कि अप्रवासी मजदूरों के दुख दर्द का राजनीति करने वाला को जनता सबक जरूर सिखाएगी। साथ ही कहा है कि मजदूरों की समस्याओं को लेकर जाप जन आंदोलन भी करेगी। आपने मान लिया है
कोरोना वायरस एक्ट लॉकडाउन के नाम पर मजदूरों की आवाज को लाठी, बूट, गोली के आतंक से, नेताओं के खौफ से दबा देना है। नेता लोगों ने पब्लिक को समझा दिया कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंस, ये सोशल डिस्टेंस कानून के नाम पर कब तक डराओगे? दिल्ली को देखो, लाखों करोड़ों देखो गाजियाबाद में। अब मजदूरों की क्रांति को नहीं रोक पाओगे, लाखों गोली तुम्हारी नहीं रोक पाएगी, किसी मजदूरों को मां से और बच्चों से मिलने के लिए नहीं रोक पाओगे। भूखे प्यासे जो मरने की तैयारी कर ले, उसकी आग बड़े बड़े क्रूरतम शासक को मिटा देता है नीतीश कुमार। इस खबर पर हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता शशांक दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, जिस तरह से भी थोड़ी देर पहले हमारी अजय से भी बात हो रही थी, मैं उनसे भी यही सवाल पूछ रहा था। मुझे दो पंक्तियां फिर से याद आ रही हैं कि आज सियासतदानों को याद नहीं है मेरी, क्या कहा जाए कि कुर्सी छीनने का डर है, इसलिए हकीकत के पायदान पर बात नहीं मेरी। क्या ये पंक्तियां आज की जो तस्वीरें हैं, जो हकीकत है, उन पर सच साबित होती है? देखिए, बिल्कुल आज के दौर में जब ये कोरोना की महामारी है तो ये पंक्तियां काफी प्रासंगिक हैं। देखिए, सबसे सही बात यह है कि बिहार हो या पूरा देश हो, इस वक्त हकीकत कोरोना महासंकट भी एक हकीकत है। मजदूरों का दर्द, मजदूरों की पीड़ा, मजदूरों की असहायता भी एक हकीकत है, और राजनेताओं की राजनीति भी उतनी ही तल्ख हकीकत है। और ये बिहार में खास करके चरितार्थ होते दिख रहा है। और पप्पू यादव जो कि इसके लिए जाने जाते हैं, जब भी कोई अवसर आता है तो वो राजनीति भी करते हैं और काम भी करते हैं। तो पप्पू यादव ने ललकारा है एक तरह से सरकार को, एक तरह से एक जो विपक्ष की एक भूमिका होनी चाहिए, जरूर कहीं ना कहीं उसका निभा रहे हैं उसको। तो पप्पू यादव ने ललकारा सरकार को कि ये जितने कोरोना के नाम पर, चाहे वो क्वारंटाइन की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे जो भी मौलिक अधिकार हो, एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हो, इनका बहाना करके सरकार बच नहीं सकती है। जो इमरजेंसी जैसी अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल बना रखा है, इससे वो बच नहीं सकते हैं। और अब समय आ गया है कि जो मजदूरों की नहीं सुनी जा रही है, मजदूर परेशान है, लाचार है, असहाय है, उसको लेकर मजदूरों के समर्थन में एक जंग शुरू की जाएगी और उसका नेतृत्व करेंगे। और पूरे देश में ये मजदूरों के मुद्दे को लेकर सरकार को कहीं ना कहीं घेरा जाएगा, सरकार से जवाब मांगा जाएगा, आखिर मजदूरों ने ऐसा क्या किया था और इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों हुआ। तो पप्पू यादव ने एक तरह से घोषणा की है, हालांकि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन कहीं न कहीं एक हकीकत भी है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि मजदूरों के इस दर्द में भी कहीं ना कहीं राजनीति को खोजने की कोशिश की जा रही है और राजनेता अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो पहले कहा कि कोरोना के साथ साथ राजनीति भी भारत की और बिहार की एक हकीकत है, और पॉलिटिशियन है तो राजनीति करेंगे ही, लेकिन वो राजनीति कितनी सार्थक होती है, कितनी सही दिशा में होती है, या कितनी सिर्फ लोक लुभावन होते हैं, सिर्फ वायदे होते हैं, ये देखना है। हालांकि इस वक्त जरूरत है कि मजदूरों के साथ भी खड़ा होया जाए, क्योंकि सरकार जो कर रही है वो अपने दावे और वादे दोनों के अनुसार काम कर रही है, लेकिन उनको कितना लाभ मिल पा रहा है या उन तक कितना पहुंच पा रहा है, उनको कितनी सुविधाएं मिल पा रही है, इसको देखना भी जरूरी है। इसकी चेक पॉइंट्स होने जरूरी है। और पप्पू यादव ने जो ये संघर्ष का ऐलान किया है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार को चेतावनी है या सरकार के नकेल डालने की कोशिश है। जी शुक्रिया शशांक आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह से कोरोना वायरस की अगर बात करें, एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई, लेकिन किस तरह से कोरोना वायरस में अच्छाई और बुराई को हम देख रहे हैं, यह हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर चीज के दो पहलू हैं, एक उसकी अच्छाई बताता है और दूसरा जो उसकी बुराई को दर्शाता है। यह सिद्धांत सिर्फ इंसानों के हालात पर ही काम नहीं करता, बल्कि प्रकृति की अवस्था भी इससे जुड़ी हुई है। बात करें अभी के ताजा तरीन मुद्दे यानी कि कोरोना वायरस की, तो इसकी छवि भी कुछ इसी प्रकार से दिखाई पड़ती है। जो एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से प्रकृति ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस से पर्यावरण को की इस दोस्ती पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस साचे में डालूं रंग वैसा। जी हां, हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन में नदियों के पानी ने भी अपना रंग बदल लिया है। फिजाओं में स्वच्छता की बहार आ गई है। हवा पानी सब एक एक कण शुद्ध होकर मिल रहे हैं। मानो प्रकृति हमें मानव निर्मित प्रदूषण पर लगाम के लिए रिटर्न गिफ्ट दे रही हो। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन से पर्यावरण के साथ साथ नदियों का पानी भी स्वच्छ होने लगा है। बात करें कोडरमा के तिलैया डैम के पानी की, तो इन दिनों ये बिल्कुल साफ हो गया है। आमतौर पर डैम के पानी के नीचे की सतह देख पाना मुश्किल होता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब ये मुमकिन हुआ है। तिलैया डैम का पानी इतना साफ हो गया है कि 10 फीट नीचे गहरे जमीन की सतह भी नजर आने लगी है। हम नाव मछली मारते हैं, अभी पानी तो पूरा साफ है। पानी साफ रहने से हम लोग को बहुत सुविधा मिल रहा है। उसके बाद ऐसे अभी लॉकडाउन में हम लोग को बहुत स्थिति खराब हुआ था, तो फिर हम लोग चालू कर दिए मछली मारने का काम। अंदिना से पानी अभी कितना साफ है? बहुत साफ है। पानी दिख भी रहा है अंदर? हाँ, पानी दिखता है। करीब 10 फीट तक पानी दिख सकता है। लॉकडाउन के कारण कल कारखाने बंद हैं, जिसके कारण नदी डैम में प्रवाहित होने वाले प्रदूषित जल का प्रवेश पूरी तरह से बंद है। लॉकडाउन के कारण लोग नदी में आकर डुबकी नहीं लगा रहे, और तो और पूजा पाठ की सामग्री या अन्य कचड़े को नदी में प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण भी नदी और डैम का पानी इतना शुद्ध हो गया है कि ये पारदर्शी हो गया है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में इजाफा होने की वजह से पानी स्वच्छ हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो ये पानी इतना साफ हो गया है कि इसे छाने बिना पीने में भी कोई आपत्ति नहीं है। तिलैया डैम का पानी इतना साफ सुथरा हो गया है कि आज हमें पीने में किसी प्रकार का झिझक नहीं हो रहा है। इतना साफ हो गया पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो 10 से 20 मीटर पानी में हम खुली आंख से भी देख सकते हैं। इसलिए आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में और पेयजल की समस्या, जहां भी तिलैया डैम का पानी सप्लाई होता है, वहां हर जगह अभी पेयजल के लिए कहीं भी किंतु परंतु नहीं, बहुत स्वच्छ और साफ पानी मिल रहा है। ये तो थी झारखंड के कोडरमा के तिलैया डैम की बात। ऐसे ही कई नजारे पूरे विश्व में देखने को मिल रहे हैं, जो इस कोरोना काल से पहले देख पाना नामुमकिन सा था। जैसे कि पंजाब के जालंधर और यूपी के सहारनपुर से हिमालय की चोटी का दिखना। इसके साथ ही गंगा और यमुना समेत कई नदियों का पानी इतना साफ हो गया है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। खैर, कोरोना वायरस के इस दुनिया में ऐसे कई दृश्य इस बात का प्रमाण देते हैं कि प्रकृति की स्वच्छता के लिए इसे मनुष्य की मदद की जरूरत नहीं है। प्रकृति खुद को खुद ही संभाल सकती है। जरूरत है तो इससे छेड़छाड़ ना करने की। कोडरमा से साधना प्लस के लिए रवि के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लॉकडाउन फॉर
को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन पहले की तरह लागू है और एक जिले से दूसरे जिले में जाने की छूट नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि जिला प्रशासन के आदेश पर दुकानों को खोलने की इजाजत होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन आवश्यक होगा। आपको बताते चले कि डीजीपी ने कहा है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घरों में से निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध जारी है। बेचने वाले हैं, दुकानदार हैं, सेल्समैन हैं, मुंह पर मास्क लगा कर रखेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे 11 से 4 बजे तक। लेकिन ये बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो नहीं खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल नहीं खुल रहे हैं, होटल नहीं खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे हैं, जिम्स नहीं खुल रहे हैं, स्विमिंग पूल नहीं खुलना है, इंटरटेनमेंट पार्क नहीं खुलना है, किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थान, ये सब नहीं खुलने हैं। किसी तरह का धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या किसी तरह का कोई कार्यक्रम, सामूहिक अनुष्ठान नहीं होगा। मंदिरों में पब्लिक के लिए नहीं खुलेंगे, मस्जिदें पब्लिक के लिए नहीं खुलेगी, तवारीख की नमाज भी अपने घर में अदा करनी होगी। मेरे भाई, दुख का विषय है, लेकिन सच यही है कि कोई भी सामूहिक इबादत का कार्यक्रम नहीं होगा, नहीं मंदिर, नहीं मस्जिद में। इसी तरह से परिवहन के बारे में, ऑटो चलेगा कि नहीं, रिक्शा चलेगा कि नहीं, इसके बारे में, बस चलेगी कि नहीं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। परिवहन विभाग अलग से आदेश निकाल रहा है, आप सबको पता चल जाएगा। फिलहाल व्यवस्था ये है कि ट्रेन से जो स्पेशल यात्री आ रहे हैं, स्पेशल ट्रेन से जो यात्री आ रहे हैं, वो अपने आवागमन के लिए ओला को, उबर को, किसी टैक्सी को स्टेशन से घर तक जाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बेगूसराय के परिहारा क्वारंटीन सेंटर में रह रहे एक प्रवासी मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि बीते 11 मई को मजदूर कोलकाता से वापस अपने घर आया था, जिसे क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। अचानक उसकी तबीयत खराब होने पर उसे आनन फानन में इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं उसकी मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर साहब, मेरा भाई को हालत सीरियस है, इसको छोड़ दीजिए। बोला नहीं, जांच वाला कागज आएगा तब छोड़ेंगे। बोला, हम बोले उसको, डॉक्टर साहब को बोले का मेरा भाई को, मेरा दिमागी हालत ख़राब है, इसको भर्ती करवाइए कहीं और। मौत कब हुई? मौत तो आज हुआ। कहाँ पे था भर्ती? इससे पहले कौन सेंटर पे था? घाघरा में था। घाघरा में हम डॉक्टर साहब को बोले, सर मेरा भाई को ऐसा हालत है, इसको मतलब डॉक्टर यहाँ कहीं भर्ती करवाइए, इसका दिमागी हालत खराब है, दाना पानी कुछ नहीं खा रहा। अचानक क्या हो, तबीयत क्या खराब हुआ था? कैसे तबीयत खराब हुआ था? देश भर में जारी लॉकडाउन के 57वें दिन बाद भी अब राज्य को आर्थिक गति देने के लिए केंद्र सरकार के जारी निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस महामारी के बीच कुछ दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं, जिसमें राजधानी पटना में फर्नीचर, स्पोर्ट्स, बर्तन और कपड़े की दुकानों को सुबह के 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खोलने के आदेश दिए गए हैं, जो कि कुछ मानक नियमों के साथ दुकानदारों को पालन उनका करना अनिवार्य होगा। वहीं इस आदेश के बाद आम जनता और दुकानदारों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। आदेश निर्गत है, उसमें जो दुकानें खुल रही थी अब तक, उसमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रातः 6 बजे से संध्या 6 बजे तक की अनुमति दी गई थी। अब जो है उसमें जो नई तरह की दुकानें जो अभी क्या। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।